स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इस पे कुछ कॉन्सेप्ट से अपन चलते हैं यहाँ पे। देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये है कि यहाँ पे मान लो आपने कोई कंटेनर लिया इस तरह से, और इस कंटेनर में ये कोई भी ऐसा रैंडम शेप और इस पे अगर आपने लिक्विड भरा है ना, तो सभी जगह पे जो लिक्विड का लेवल आएगा, अगर ये सेम टाइप का लिक्विड है तो लिक्विड का लेवल तीनों में कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। मतलब ये वाला इस तरह का शेप हो या ऐसा शेप हो या ऐसा शेप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों जगह पे प्रेशर कैसा रहेगा, P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3। तीनों जगह पे प्रेशर कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, समझ गए? तीनों जगह पे प्रेशर सेम रहेगा, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर है, यहाँ भी उतना ही प्रेशर है, यहाँ भी उतना ही प्रेशर है। तो ये बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी है कि जो लेवल है लिक्विड का, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल आएगा वो सेम रहेगा, और किसी भी जगह पे सेम लेवल पे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। ठीक है, समझ गए? प्रेशर की वैल्यू सेम, ठीक है। P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, और फोर्स एक्सर्टेड बाय, दूसरा जो पॉइंट है, अभी कुछ कैलकुलेशन अपन देखते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने एक कंटेनर इस तरह से लिया, और इस कंटेनर में हमने सर। हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट वाला डबल नहीं। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं उसको, फर्स्ट वाले को। देख यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है कि किसी भी शेप का कंटेनर हो, अगर आपने एक में लिक्विड डाले तो सब में एक जैसा लिक्विड का लेवल आता है। और दूसरा, हर एक जगह पे प्रेशर की वैल्यू भी कैसी मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। ठीक है, समझ गया? सर हाँ बोलो। सर इस पे नॉर्मल का रोल नहीं है कुछ? मतलब कंटेनर जो नॉर्मल डालेगा उसका प्रेशर में कुछ रोल नहीं आएगा? नहीं नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। लिक्विड का जो प्रेशर है वो सभी जगह पे एक जैसा आएगा, और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा। ये जो वर्टिकल हाइट हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये सिर्फ इस वर्टिकल हाइट पे इसकी डिपेंडेंसी। यहाँ पे मान लो एयर के कांटेक्ट पे है, ये जैसे यहाँ पर भी P नॉट है, यहाँ पर भी P नॉट है, यहाँ पर भी P नॉट है। तो ये तीनों जगह का जो प्रेशर आएगा, इट इज P नॉट प्लस H रो G के बराबर लिखा जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, व्हाट इज P नॉट एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब किसी कंटेनर में हमें जैसे फोर्स का कैलकुलेशन करना है कि भाई जो फ्लूइड है वो कितना फोर्स इस पे लगा रहा है, बेस पे कितना फोर्स आ रहा है, साइड वॉल पे कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, ये जैसे किसी कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया है, और इस लिक्विड का बेस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये लिक्विड, साइड वॉल पे कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। तो सपोज दिस इज द विड्थ ऑफ द कंटेनर इज B, ये विड्थ है कंटेनर की यहाँ पे,
और कितनी हाइट तक इस पे लिक्विड है, h हाइट तक मान लो इस पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, या स्मॉल h हाइट तक। और इसकी ये जो है ये हो गई इसकी लेंथ l। तो बेस में लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है और ये साइड वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन है। तो बेस में कितना फोर्स आएगा, देखो बेस पे जो फोर्स लगेगा हमेशा फोर्स कैसा आएगा, कंटेनर पे परपेंडिकुलर लगता है। तो ये वर्टिकली ये वाला जो फोर्स है यहाँ पे, सो दैट इज फोर्स ऑन बेस बाय लिक्विड या फ्लूइड। तो ये फोर्स F इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि बेस पे आपने कंटेनर को हॉरिजॉन्टल रखा है तो बेस में सभी जगह पे एक जैसा प्रेशर आएगा। तो ये प्रेशर की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे, दैट प्रेशर P इज इक्वल टू H रो G इंटू एरिया किसके बराबर हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर इसका। सर वो एच रोजी एक बार फिर से बता दो ना सर, वो भूल गया। बेटा यहाँ पर का जो प्रेशर आएगा ना, एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे रहा है अपन अभी यहाँ पे, एयर का जो इफेक्ट है। और अगर एयर का इफेक्ट है तो एयर का इफेक्ट ऊपर से भी है और नीचे से भी है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पे, समझ गए। और अगर बेस को आपने किसी चीज पे रखा हुआ है तो फिर यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, तो फिर जो टोटल वैल्यू है प्रेशर की वो फिर आप इतना नहीं लिखोगे। प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहाँ पे, इट इज P नॉट प्लस H रो G और फिर एरिया किसके बराबर यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। अभी समझ गए। तो इतना फोर्स इस बेस पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, लिक्विड के कारण लग रहा है, समझ गए। ओवरऑल सिर्फ लिक्विड, हाँ सिर्फ लिक्विड के कारण कितना लग रहा है, तो फिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ दोगे, सिर्फ लिक्विड अकेले के कारण कितना फोर्स है, और ये टोटल फोर्स हो गया यहाँ पे। तो फोर्स ऑन बेस बाय लिक्विड ये इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स हाँ, कैलकुलेट करना वक्त एयर का भी फोर्स कैलकुलेट करना है, जो एयर लगा रहा है प्रेशर। हाँ फिर आप उसको भी कैलकुलेट करोगे, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा है। अभी जैसे मान लें ये डस्टर है, ये कंटेनर है ऐसा, अब यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है कि यहाँ से अंदर एयर पास हो इस पे, है ना। अगर बिल्कुल भी एयर यहाँ से पास नहीं हो रही अंदर तो फिर आपको एयर का भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ अमाउंट यहाँ पे एयर चली गई या अंदर बेस पे भी एयर आ गई तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इधर से भी लगेगा और ऊपर से भी आ रहा है, तो वो दोनों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म है उसके कारण जो फोर्स क्रिएट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ गए। समझ गए। मुझे अभी वो प्रेशर का समझा नहीं, P नॉट प्लस H रो G। देख ये तो फार्मूला लिखे ना बेटा अपन ने, प्रेशर का कैलकुलेशन का फार्मूला क्या लिखते हैं अपन, कल की क्लास में जो पढ़े थे अपन ने प्रेशर का जो फार्मूला, ये वाला समझ गया इधर का। यस सर। वही तो लिखे अपन ने, यहाँ से यहाँ पे जो प्रेशर आएगा टोटल प्रेशर, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म हो गया और एक लिक्विड का टर्म हो गया। तो लिक्विड के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज H रो G, और ये एटमॉस्फेरिक वाला टर्म हो गया, समझ गए। ओके क्लियर हो गया अभी। तो ये वाला जो टर्म है ये लिखते टाइम ध्यान रखना, P नॉट लिखना है कि नहीं लिखना। अगर नीचे भी एयर ट्रैप हुई है तो फिर P नॉट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि P नॉट ऊपर भी है और नीचे से भी आ रहा है, क्योंकि P नॉट का इफेक्ट ऊपर से भी और नीचे से भी है, तो P नॉट का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा तुम्हारे पास में। लेकिन अगर नीचे एयर ट्रैप नहीं हुई है तो फिर P नॉट को लिखना पड़ेगा फिर, समझ गए। समझ गए कि नहीं। एयर अगर पास नहीं हो रही तो P नॉट लिखना पड़ेगा ना। हाँ फिर P नॉट लिखना पड़ेगा, तब तो टोटल फोर्स पता चलेगा यहाँ पे, समझ गए अभी। यस। जैसे छत में मान ले सीमेंट वाली टंकी है, अब सीमेंट वाली टंकी को तो आप जब बनाओगे तो पूरा नीचे से पैक ही करोगे, बराबर है। यस। तो फिर वहां पे एयर ट्रैप नहीं होगी। लेकिन अगर आपने किसी टंकी को बेस के ऊपर रख दिया तो वो तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर आ रहा है वो तो नीचे से भी लग रहा है, तो फिर उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, समझ गए अभी। ओके सर। तो ये लिखते टाइम ध्यान रखना, कंसीडर नहीं करना है सर, और एक बार बताएंगे। चल ठीक है।
मेरा बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पे ये पी नॉट को कब कंसीडर नहीं करना, अगर मान लो यहाँ पे बेस में एयर ट्रैप नहीं हो रही है तो फिर पी नॉट को कंसीडर नहीं करोगे। सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर एयर ट्रैप हो रही नीचे बेस पे मतलब एक मिनट रुको, जैसे ये कंटेनर है पानी का, है ना, अभी अपन ने ऐसा रख दी यहाँ पे नीचे बिल्कुल बेस में बिल्कुल भी एयर नहीं है तो फिर पी नॉट कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आपने ग्लास को ऐसे पकड़ के रख लिया है, अब इसमें पानी भरा हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से भी आ रहा है और ऊपर से भी आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए? समझ गए अभी? हाँ हाँ सर। हाँ। फिर अब साइड वॉल पे अगर देखें अपन, जैसे ये साइड वॉल पे कितना प्रेशर आ रहा है, तो फोर्स ऑन साइड वॉल, तो फोर्स ऑन बेस ये आ गया आपका, एंड नाउ फोर्स ऑन साइड वॉल, फोर्स ऑन साइड वॉल, फोर्स ऑन साइड वॉल, साइड वॉल मतलब ये वाली, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा क्या साइड वॉल पे? साइड वॉल पे डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा क्या, थोड़ा सोच के बताओ। प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हो क्या? प्रेशर इनटू एरिया? हाँ सर प्रेशर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर बदल रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे तुम डेप्थ में जाओगे लिक्विड का प्रेशर बदलता जाएगा। यहाँ पे बेस पे सब जगह पे एक जैसा प्रेशर है इसलिए आपने सीधा सीधा लिख दिए, लेकिन ये जो साइड वॉल है इसमें सभी जगह पे एक जैसा प्रेशर नहीं है, और एक जैसा प्रेशर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे आपको पहले इनफाइनाइट स्मॉल, मान लो यहाँ पे से y डेप्थ पे एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी स्ट्रिप लोगे, ठीक है, इसकी विड्थ किसके बराबर है, dy के बराबर है, और इस पे पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा कि इस पे कितना फोर्स आ रहा है, तो इस पे सपोज फोर्स कितना है, df के बराबर है। समझ गए? समझ गए? पहले ये स्ट्रिप पे फोर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सब जगह पे एक जैसा नहीं है। एक जैसा होता है तो डायरेक्ट आप प्रेशर इनटू एरिया का मल्टीप्लाई कर देते, तो पहले आपको इस छोटी सी स्ट्रिप पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना पड़ेगा, दैट इज df इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे देख, जो डेप्थ ले रहा है यहाँ पर की ये y है, मतलब यहाँ पर का प्रेशर इनटू dA लिखोगे, और यहाँ पर का जो प्रेशर है इट इज y इंटू कितना, y रो इंटू जी। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड है, ये इस लिक्विड की डेंसिटी है, तो फार्मूला क्या बनेगा देख, h की जगह पे क्या आएगा y एंड इट इज रो इंटू जी, और dA की जगह पे क्या लिखोगे, dA मतलब ये वाले पोर्शन का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया है dA की वैल्यू b इंटू dy, तो एरिया की जगह पे आ जाएगा आपका b इंटू dy। समझ गए अभी? हेलो, स्टेप समझ गए? क्यों नहीं आया? क्या बेटा? हाँ, पी नॉट क्यों नहीं आया, चलो थोड़ा सोच के बताओ। देख, अगर हम पी नॉट की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर है वो इधर से भी तो प्रेशर लगा रहा है ना, इसमें बाहर से भी और अंदर से भी आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो टर्म है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा साइड वॉल पे। समझ गए? ओके हेलो, समझ गए? इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे, सो इंटीग्रेशन y रो जी बी इंटू डी वाई, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका जीरो से लेके, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो से लेके पूरी डेप्थ तक जा रहे हो, सो h, और फिर ये सॉल्व करने पे बचेगा फाइनली जीरो से लेके h तक इंटीग्रेट कर दोगे तो रो जी बी, ये तो पहले बाहर आ गए आपके, रो जी बी, और ये सॉल्व करने पे आएगा y स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्ट इट इज h स्क्वायर बाई 2 बचेगा।
तो दिस इज द टोटल फोर्स ऑन, ये टोटल फोर्स आया है किस पे, साइड वॉल पे। तो साइड वॉल पे ये टोटल फोर्स है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूं यहाँ पे साइड वॉल पे जो फोर्स आ रहा है ये साइड वॉल पे कितना लग रहा है, दैट इज रो जी इंटू एच बाई टू इंटू बी एच, ऐसा लिख दे रहे हैं अपन। ठीक है, ये जो फार्मूला आया निकल के, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन साइड वॉल, टोटल फोर्स ऑन साइड वॉल पे ये फोर्स है। यहाँ पे देख मैंने ट्रिक लिखा हूं यहाँ पे, एच बाई टू, बी एच हो गया इसका एरिया साइड वॉल का एरिया हो गया बी एच, और रो इंटू जी इंटू एच बाई टू मतलब एच बाई टू हाइट पे इसके बीच में आप जो प्रेशर है उसको लिख रहे हो यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes. है ना? तो एवरेज प्रेशर कितना आ रहा है साइड वॉल पे, देख बेस पे तो जो प्रेशर है वो सब जगह एक जैसा है, लेकिन अगर हम ये बोले हैं कि साइड वॉल पे एवरेज प्रेशर कितना है, तो साइड वॉल पे एवरेज प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो एवरेज प्रेशर आ रहा निकल के साइड वॉल पे, ये किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, सो देयरफॉर एवरेज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो इट इज रो जी इंटू एच बाई टू। तो साइड वॉल पे ये इतना एवरेज प्रेशर आता है, और आप इसके अबाउट टॉर्क भी निकाल सकते हो। ये वाले इस साइड के अबाउट मतलब पॉइंट, इस ए बी के अबाउट टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो लिक्विड है यहाँ पे कितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, और टॉर्क का कैलकुलेशन भी फोर्स इनटू क्या कर सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन में। जैसे मान लो ये है ए और बी, तो अगर आपको टॉर्क का कैलकुलेशन करना है, मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर पे कैलकुलेशन बता देता हूँ। यहाँ पे इसका ये वाली वैल्यू आपकी पी नॉट प्लस एच रो जी है, और टॉर्क का कैलकुलेशन अगर करना है कि ए बी के अबाउट टॉर्क कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नाउ टॉर्क अबाउट ए बी मतलब ये इसके अबाउट टॉर्क, या फिर कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पे। तो टॉर्क का जो फार्मूला है इट इज आल्सो इंटीग्रेशन डीएफ, और यहां से ये वाली जो हाइट आएगी ये किसके बराबर रहेगी, इट इज एच माइनस वाई, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसके बाद पुट कर दोगे। डीएफ की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, डीएफ की वैल्यू है वाई रो जी इंटू बी डी वाई इंटू एच माइनस वाई, ठीक है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी इसकी, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि आप कैलकुलेशन यहां पर से देख रहे हैं टॉर्क का, तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से लेकर h तक हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो इस लाइन ए बी लाइन जो है छोटी वाली लाइन ए बी के अबाउट आपका क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क के लिए भी डायरेक्ट फोर्स इनटू क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे आप इस छोटे से फोर्स पे के कारण यहाँ पर के लिए कितना टॉर्क है, तो डीएफ इंटू एच माइनस वाई, ये इस डीएफ के कारण इस पॉइंट इस लाइन के अबाउट टॉर्क आपने निकाला, और फिर पूरे साइड वॉल पे लिक्विड के कारण कितना टॉर्क आ रहा है, तो उसको आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो स्केच पर। सर हाँ सर, जो अपन ने पहला केस देखा था बेस वाले में, उसमें वो टोटल फोर्स था, तो अगर अपन को सिर्फ फोर्स बाय लिक्विड पूछ रहा था तो अपन पी नॉट को नहीं इंक्लूड करते ना? बिल्कुल, फिर पी नॉट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना, लेकिन एयर तो रहेगी ना बेटा, तो जो पी नॉट है उसको लिखते टाइम ध्यान रखना है कि अगर बेस में भी एयर आ गई है, एटमॉस्फेरिक एयर आ गई है बेस में, तो फिर आपको पी नॉट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बेस में एटमॉस्फेरिक एयर नहीं आई है तो फिर पी नॉट को लिखना पड़ेगा। समझ गए सर? अगर एयर आ गई मतलब वो लिक्विड के प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा पी नॉट? नहीं, अगर नीचे भी एयर आ गई तो ऊपर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे का भी मिला के कैंसिल हो जाएंगे ना, जो नेट फोर्स आप लिखोगे बाय फ्लूइड ऑन द, नहीं
सर जैसे अगर नीचे से क्लोज रहा कंटेनर, ऊपर से सिर्फ खुला रहा, सिर्फ ऊपर का पहला फेज जो है वही खुला हाँ, रहा, तो हाँ, अपन उसमें इंक्लूड करेंगे क्या? अगर हाँ, लिक्विड का उसमें प्रेशर इंक्लूड पूछा करेंगे। अगर फोर्स। ऊपर से खुला और नीचे से बिल्कुल भी एयर नहीं जा रही उसमें, नीचे से मतलब समझ गए कैसा है कंटेनर, तो आपका ऐसा हाँ रहेगा सर। ना। देख कंटेनर तो आपका ऐसा है, ये इस तरह से बराबर है। अब इसमें तुमने हाँ लिक्विड सर। भर दिए, अब इधर से भी मान लो एयर चली गई है कुछ ऐसी, हाँ परफेक्ट बेस नहीं है, लेकिन अगर इसमें मान लो तुम सीमेंट में रख के चिपका दिए बिल्कुल ऐसा, तो भाई ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है सरफेस पे इसके, उसको नेट फोर्स आपको अगर निकालना, तो फिर उसमें एयर का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन अगर इधर से भी एयर आ रही है, ऊपर भी एयर का पार्ट आ रहा है, तो जब नेट फोर्स लिखोगे आप फ्लूइड के लिए, तो ऊपर भी फ्लूइड है और नीचे भी एयर वाला फ्लूइड है ना। ओके। हाँ तो सर जैसे अगर नीचे का पूरा क्लोज रहा, एकदम क्लोज पैकिंग रही, हाँ, सिर्फ ऊपर का एकदम खुला क्लोज, रहा, एयर तब टाइट अपन, है नीचे से बिल्कुल, तो फिर हाँ पी तब नॉट अपन लिखना इंक्लूड है। करेंगे ना? तो पी नॉट लिखना है, और अगर नीचे से एयर टाइट नहीं है, ऐसे कुछ में रखे अपन ने, देख ऐसा कुछ रख दिए, तो यहाँ से तो एयर घुस रही है ना इस पे, हाँ सर। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म वो हटा दोगे फिर, ठीक है। वो ओके सर ऊपर आप एक बार वो एवरेज प्रेशर बता दो ना। एवरेज प्रेशर मतलब ये जो साइड वॉल है बेटा, उसमें एवरेज प्रेशर कितना, तो इसमें नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स आ गया F, और ये वाली फेस का एरिया, एरिया कितना BH, तो यहाँ पर जो फोर्स आया वो ये है, उसको एरिया से डिवाइड कर दिए तो कितना बचेगा, रो जी इंटू H/2 बचेगा। अभी समझ गए? और सर एक बार टॉर्क बता दो ना। टॉर्क भी बताओ सर। हाँ यस सर। हाँ, देख टॉर्क आपको किसके अबाउट देखना, वहां पे AB दिख रहा है उसमें, यस सर। AB के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए होता, फार्मूले में क्या क्या चाहिए टॉर्क निकालने के लिए, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर, फोर्स इनटू मोमेंट। तो मूवमेंट आर्म कितनी है, AB से DF तक की मूवमेंट आर्म कितनी दिख रही है आपको, AB से DF तक की मूवमेंट आर्म कितनी है, H माइनस वाई है। अभी समझ गया? हेलो। हाँ सर। हाँ, बस अब उसके बाद इंटीग्रेट करना, तो वो इंटीग्रेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग करो, मैंने मेथड यहाँ पे डिस्कस। हाँ बोलो। सर वो आपने स्टार्टिंग में प्रेशर को वाई पीजी में जो कन्वर्ट किया वो बता। अच्छा, वो जो स्टार्टिंग में प्रेशर को वाई रो जी में कन्वर्ट। फोर्स ऑन साइड वॉल ना, यस सर। उसमें DF इक्वल्स टू P इंटू DA जो लिखे अपन ने। यस सर, उसके नीचे लिस्ट है। हाँ देख, उसके नीचे आपको जो DF, जहां पे आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो फोर्स का, जहां पे कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ पे आप फोर्स का प्रेशर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट लगेगी ना लिक्विड की आपकी, तो यहाँ से ये वाली हाइट आपने y माना है, इसलिए तो y ले रहे हैं, y इंटू रो इंटू जी। समझ गया? सर प्लीज शोर हो रहा था इसलिए मुझे वो टॉर्क वाला समझा नहीं था। ये टॉर्क, हाँ सर। देख ये तो फोर्स हो गया ऐसा, और ये मूवमेंट आर्म हो गई ना यहाँ पर की इतनी, यस सर। मूवमेंट आर्म किसके बराबर है, टोटल हाइट h है, ऊपर से y चली गई, तो ये वाली कितनी बची यहाँ पे, ये x बचेगी ना रे भाई, हाँ या ना। तो टॉर्क के लिए DF इंटू एक्स लिख दे, अभी ठीक है? हाँ सर। अभी समझ गया? हाँ सर वो समझ। हाँ, तो अब अगर तूने x लिख दिया है, तो टॉर्क तुम यहां से कैलकुलेट कर रहे हो, तो और आसान हो गया तुम्हारे लिए। तो ये मूवमेंट आर्म हो गई तुम्हारी x, है ना, तो इसको प्रॉपर लिख देते हैं अपन। DF की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास में, DF की वैल्यू है y, फिर रो, फिर g, फिर b इंटू dy, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h माइनस y के बराबर आ जाएगी। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि x की वैल्यू तुम्हारी 0 से लेके h तक जाएगी, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये 0 से लेके h तक लिखना है। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अभी समझ गया पूरा? कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे कैलकुलेशन पे, किसी को भी। ओके, आगे बढ़ूं मैं? हाँ बोल। सर वो पहले वाले में अगर सिर्फ अपन को इतना ही पूछा कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, तो सिर्फ अपन P0 into LB ही लिखते ना वहाँ पे? हाँ, फिर
ओके, उसको लिक्विड को कंसीडर नहीं करते ना, सिर्फ एटमॉस्फेयर का नहीं पूछा तो? नहीं, लेकिन अगर फ्लूइड वर्ड बोल दिया या फिर फ्लूइड के कारण बेस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो फ्लूइड में तो फिर पूरा सब कुछ आता है ना फिर तो। और सर अगर फ्लूइड नहीं सिर्फ लिक्विड बोला तो अपन एटमॉस्फेयर कंसीडर करेंगे? सिर्फ लिक्विड अकेला बोला तो फिर पी नॉट को लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अभी समझ गए? हाँ सर। फ्लूइड बोला तो सब कुछ आ गया, सिर्फ लिक्विड बोला तो फिर पी नॉट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। साइड वॉल में फ्लूइड भी बोला तो भी आपको पी नॉट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइड वॉल में पी नॉट अंदर से भी आ रहा है और बाहर से भी आ रहा है, ठीक है। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ूं मैं अब? सो हाँ बोलो। सो यहाँ पे जो आपने मोमेंट आर्म लिए वो हम ब्रेथ नहीं कंसीडर कर सकते थे क्या? किसको किसको? सर जो ब्रेथ आपने लिए है, क्योंकि वो भी तो परपेंडिकुलर है ना फोर्स के। अरे भाई, लेकिन हम ए बी के अबाउट देख रहे हैं ना, वो कहाँ से परपेंडिकुलर है फोर्स के? हाँ फोर्स के परपेंडिकुलर है, लेकिन आप जो एक्सिस ले रहा है वो एक्सिस ए बी है ना वहां पे। हाँ सर, ओके सर। मूवमेंट आर्म कहाँ से लेते हैं हम? एक्सिस से फोर्स पे लगने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ब्रेथ थोड़ी मूवमेंट आर्म बनेगी, समझ गए? हाँ हाँ सर, ओके। हो गया अभी? ठीक है, आगे बढ़ूंगा अब मैं। हेलो, आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पेज नंबर 2। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे अभी तक अपन चलो नेक्स्ट है फिर बैरोमीटर एंड मैनोमीटर, है ना। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या है? एक सिंपल डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। बैरोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, barometer is a device used to measure atmospheric pressure. Used to measure atmospheric pressure. Barometer is a device used to measure atmospheric pressure. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड सिंपल बैरोमीटर ये इस तरह का होता है। एक कंटेनर में मर्क्यूरी भर देते हैं और एक ट्यूब को इन्वर्ट करके ऐसा डुबो देते हैं इसमें, बट ये वैक्यूम रहता है अंदर। और अगर आपने थोड़ा तिरछा भी डाले हो ऐसा टेढ़ा करके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है। तो इसमें जो लिक्विड होता है या जो मरकरी होता है ना, ये इतनी हाइट तक इसमें मरकरी राइज कर जाता है। ये इतनी हाइट तक यहाँ पे मर्क्यूरी राइज करता है h, एंड दैट h इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। ये जो वर्टिकल हाइट है h, यहां से भी उतनी होती, यहां से भी उतनी होती वर्टिकल हाइट। और ये वर्टिकल हाइट कितनी होती यहाँ पे? इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वैक्यूम रहेगा
और यहाँ पर भी वैक्यूम रखते हैं। तो जो मरकरी है ये इस ट्यूब में कितनी हाइट तक राइज करता है, 76 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करता है। बट इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे कि क्यों इतनी हाइट तक ये राइज करता है ना। तो ये जो हाइट आती है यहाँ पे, दैट हाइट इज 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। ये कहाँ पे देख रहे हैं अपन, एट सी लेवल पे हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। या फिर ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 0.76 मीटर के बराबर आएगी। अब मर्क्यूरी की जगह पे आप कोई और लिक्विड भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्करी ही यूज करना है, कोई और लिक्विड का यूज भी कर सकते हैं। बट दूसरा लिक्विड अगर यूज करेंगे तो ये हाइट अलग आएगी, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें, देखो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे प्रेशर P0, ये 1 है, ये 2 है, और वैक्यूम में इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, अंदर 0। वही वैक्यूम है, वैक्यूम में प्रेशर कितना आएगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे ये वाले लाइन पे और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। तो अगर प्रेशर की वैल्यू सेम है तो सिंस P1 is equals to P2 is equals to P0, P0 is atmospheric pressure, और ये कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इट इज 0 प्लस h rho g आप लिख दोगे। सो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी, हाइट इज 0.76 मीटर एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6, 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दो, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.01 10 to the power 5 पास्कल आएगा ये सॉल्व करने पे। तो ये कैलकुलेशन ऐसे करोगे। यहाँ पे ये समझ गए 0 प्लस h रो जी क्यों लिखा मैंने, नो सर जी। यहाँ पे प्रेशर 0 है ना अंदर यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो P2 के लिए, तो यहाँ पर का प्रेशर 0 प्लस h रो जी। अभी समझा? नो सर सर नहीं कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ कैंसिल आउट नहीं होगा क्या? ये वाले यहाँ पे आपको प्रेशर देखना, ये 2 पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे प्रेशर देखना तो आपको सिर्फ वर्टिकल हाइट मेजर करनी है ना, कितना है वर्टिकल हाइट बस मेजर करनी ना, कितनी आ रही है। एक जैसे एक एग्जांपल में ऐसा ले लूं सीधा सीधा, मान ले किसी जगह पे पानी भरा हुआ है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये एयर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर है P0, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मान लो पानी है आपका, तो यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, ये 20 मीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर है, तो ये 20 मीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर है ये अगर निकालना, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो जी पढ़े थे अपन ने, और P1 किसके बराबर यहाँ पे P0 प्लस 20 मीटर पानी है, तो पानी की डेंसिटी 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू को मैं चलो 10 ले लेता हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो फार्मूला आएगा 1.01 10 to the power 5 पास्कल प्लस ये कितना हो जाएगा 2 into 10 to the power 5 पास्कल, तो ओवरऑल इट इज 3.01 into 10 to the power 5 पास्कल आ गई। तो अगर यहाँ पे प्रेशर निकालना तो यहाँ से आप कैलकुलेशन ऐसी करोगे ना प्रेशर का। अभी समझा कि नहीं? हेलो, ये समझ गए ये वाला? हेलो, अब यहाँ पे बोलो, अभी यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही समझने पे? जैसे हमको 2 पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो 1 पॉइंट का प्रेशर और 2 का, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने के कारण यहाँ का प्रेशर और ये प्रेशर सेम आएगा, बराबर है। तो अब यहाँ पर का प्रेशर आप यहाँ से देख के लिखो ना, ऊपर से कितना आ रहा है, तो आप इसको रिप्लेस कर दो, तो अंदर जहां पे वैक्यूम रहेगा, वैक्यूम में प्रेशर हमेशा 0 है, तो 0 प्लस h रो जी आप लिखोगे। अभी समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? नो सर। हाँ बोलो, क्या दिक्कत हो रही, कहाँ दिक्कत हो रही?
बेटा हाँ जी। फोर्स नहीं निकाल रहे, ध्यान रखना, फोर्स नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे प्रेशर। फोर्स नहीं निकाल रहे, प्रेशर निकाल रहे। जैसे हमको इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर को कैसे मेजर करोगे? वर्टिकल डायरेक्शन पे देख, बाकी सब भूल जाए। यहां से अगर तुमको ये वाले पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो आप कोई भी जो प्रेशर लिखने का जो तरीका कल अपन ने सीखे थे, तरीका भूल गए क्या प्रेशर लिखने का? जैसे कोई भी दो पॉइंट ले ले वर्टिकल हाइट पे, ये कोई दो पॉइंट है, ये सपोज यहाँ पे 3 और ये 4 है, तो यहाँ पे प्रेशर कैसे लिखते हो? और ये वाली हाइट h है, तो फार्मूला क्या पढ़े थे तुमने, बताओ जल्दी से। प्रेशर एट 4 इज इक्वल टू प्रेशर S3 प्लस h रो g, यही पढ़े हो ना? हाँ सर, याद आया कि नहीं? याद आया सर। लिक्विड में दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर लिखने का तरीका है, हाँ सर। याद आया अभी? ये देख यार, यस सर। ये कोई लिक्विड है, मान ले ये दो पॉइंट के बीच में प्रेशर लिखना है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो प्रेशर लिखने का तरीका याद है ना? कैसे लिखते हो आप यहाँ पे बताओ? ये हाइट h है, डेंसिटी इज रो, फार्मूला क्या आएगा? P1 इज इक्वल टू P2 प्लस h रो g, ऐसे ही लिखते हो ना? हाँ सर। यस अभी समझा है कि नहीं? सर। तो सर, अब अभी तो। यहाँ पर की हाइट h है, यहां से आपको प्रेशर लिखना है। चल ये वाले पॉइंट को मैं 3 लिख देता हूं यहाँ पे, तो आप फार्मूले पे क्या लिखोगे? P3, यहाँ पे प्रेशर P2, तो P2 की वैल्यू क्या लिखोगे तुम? चलो ये देख अभी, P2 की वैल्यू क्या लिखोगे? P2 इज इक्वल टू P3 प्लस h रो g लिखोगे? हाँ या ना जवाब देना। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू P3 प्लस h रो g, लेकिन P1 और P2 सेम आएंगे, P1 और P2 सेम रहेंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। P1 पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, since P1 is equals to P naught, that is equals to atmospheric pressure, और P1 और P2 सेम है, तो P2 is also equals to atmospheric pressure, और P3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 0 है। अभी समझा या नहीं? यस सर, समझ गया। अभी समझ गए? सर पी नॉट sir? कहाँ पे पॉइंट है? क्या बेटा? जो पी नॉट है वो कहाँ पे पॉइंट है सर? P नॉट है ट्यूब के बाहर सरफेस पे, जो एयर के कांटेक्ट पे आ गया। ओके सर। सर फिर एयर के कांटेक्ट में है तो अपन ने वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं किया क्या? वही तो किए, जो एयर के कांटेक्ट पे आ गया वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए तो हम P1 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख रहे हैं। ठीक है, और अपन ने ये भी पढ़ा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड पे अगर रेस्ट पे है तो प्रेशर की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। तो P1 और P2 सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे मतलब प्रेशर सेम रहेगा दोनों जगह पे। समझा अभी कि नहीं? हेलो? हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। समझ गया अभी? फिर वो इक्वेशन भी समझ गए, P2 इक्वल्स टू P3 प्लस h रो g, यस सर, समझ गए। और P2 की वैल्यू P नॉट के इक्वल है, ये भी समझ गए कि नहीं? P2 के लिए P0 के इक्वल कैसे? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने पे दोनों जगह पे हाँ सर, हाँ सर, सही बोले। अभी समझ गए? तो जब तुम वैल्यू पुट करोगे h रो g की, तो ये आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा निकल के? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर निकल के आ जाएगा। समझ गए? हेलो? यस सर, समझ गए। हाँ, अभी लेकिन जो स्लैंट हाइट है, देख अगर ट्यूब को तुम टेढ़ा भी करोगे, यहाँ पे तिरछा भी रखोगे, तब भी वर्टिकल हाइट यही आएगी। तो ये जो स्लैंट हाइट आ रही है, ये स्लैंट हाइट किसके इक्वल आ जाएगी? यहाँ पे ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट अलग आएगी। अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है यहाँ पे, तो साइन थीटा इक्वल टू देख h अपॉन l लिख दोगे, सो स्लैंट हाइट इज h डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये स्लैंट हाइट निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, अभी क्लियर हो गया स्लैंट हाइट कैसे निकाले? यस सर। यस सर।
पूरा क्लियर हो गया ये? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे? हाँ बोलो। सर अपन जब P1 कंसिडर कर रहे हैं उसमें अपन क्या बोलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेंगे, और जब P2 कंसिडर कर रहे हैं जब वो P3 0 हो रहा है वहां पे। बेटा यहाँ पे देख, ये एयर के कांटेक्ट पे आ गया, तो जो भी चीज एयर के कांटेक्ट पे आ गई है, यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा उसको कितना बोलेंगे? यहाँ पे जैसे मैं इस रूम पे हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कितना बोलेंगे अपन? कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। Yes. वो हाइट पे भी रहेगा, मान लो फ्लोर पे भी है तब भी उतना ही प्रेशर है, हाइट छत पे भी तब भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन अलग अलग ट्रीट नहीं करते अगर हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो, है ना। मैं जैसे कल मैंने बताया था वो एग्जांपल, ग्राउंड फ्लोर और मान लो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, सिर्फ आप एयर के प्रेशर को देख रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे भी उतना ही प्रेशर आएगा, 4th फ्लोर पे भी उतना ही एयर का प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर बिल्डिंग पूरी पानी पे डूब गई आपकी, तो पानी का जो प्रेशर है वो ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा आएगा, है ना, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती। तो आप एयर का जो प्रेशर होता है उसको आप 10, 20, 50 मीटर हाइट पे चेंज नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा हाइट पे जा रहे हो, जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए या फिर पहाड़ों पे चले गए, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा एप्रिसिएबल हाइट पे जाते हो। दूसरा, ये जो कैलकुलेशन अपन यहाँ पे देख रहे हैं अभी बैरोमीटर में, उस पे देख P1 एक पॉइंट है। P1 पॉइंट आप ऐसा मान लो कि मर्क्यूरी का भी सरफेस, एक बाउंड्री आ रही है यहाँ पे, मर्क्यूरी वाली बाउंड्री भी और एयर की बाउंड्री भी आ रही है, दोनों की बाउंड्री यहाँ पे मिल रही है, या इंटरफेस है यहाँ पे एयर का और मर्क्यूरी का। इंटरफेस मतलब समझ गए? दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों जुड़े हुए, तो अगर दोनों जुड़े हुए तो ये अंदर से तो मरकरी आ रहा है यहाँ पे बाउंड्री पे, और ऊपर से क्या आ रही? एयर आ रही। तो इस जगह पे कल अपन ने पढ़े थे कि प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सभी डायरेक्शन पे इक्वल प्रेशर आता है, तो हम प्रेशर एट अ पॉइंट बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा ऊपर से भी उतना ही आएगा, नीचे से भी उतना ही आएगा। तो ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नीचे का प्रेशर किसका है? मरकरी का है। अभी समझा? इस इंटरफेस पे, इस मॉलिक्यूल पे, इस पॉइंट पे। तो लेकिन ये जो 1 पॉइंट है, ऊपर से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट पे, नीचे से मर्क्यूरी के कांटेक्ट पे, बट प्रेशर सेम है। तो हम क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि दिस प्रेशर जो ऊपर से आ रहा है वो तो एटमॉस्फेयर है, नीचे का भी उतना ही आएगा फिर। और ये जो 0.1 है ये अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 0.2 पे है। तो 0.2 पर जो प्रेशर आएगा और 0.1 का मरकरी का प्रेशर और 0.2 पे मरकरी का जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा? आपका सेम रहेगा। अभी समझा? हाँ सर। और सेकंड वाले केस में अपन को हाइट निकालने के बाद सब कुछ निकल जाएगा ना सर? हाँ, सेकंड वाले केस में अगर तुमने हाइट निकाल लिया तो फिर पूरा मेजरमेंट हो जाएगा। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, है ना, जल्दी से। सर इस पे बेस क्वेश्चंस नहीं रहते क्या? नहीं ना, बस यही तो रहता है इसका। ये बैरोमीटर है ना बेटा, डिवाइस है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो बस ये है कि आप ट्यूब को टिल्ट कर दोगे तो कितनी स्लैंट हाइट आएगी, वर्टिकल हाइट उतनी छोटी है। अगर यहाँ से ट्यूब को फोड़ दो तो क्या होगा, है ना। अगर जो वैक्यूम है, वैक्यूम में मान लो और हवा ट्रेप हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट होगा हाइट पे। अगर आपने यहाँ पे होल कर दिए ऊपर से तो क्या होगा, है ना। तो चलो मैं एक बार और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो तुमको दिक्कत हो रही समझने पे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए क्या? एक ये प्रैक्टिकल, ये कहाँ से आ गया मतलब नहीं, ये 760 mm हाइट तक आता है सी लेवल पे। अगर परफेक्ट वैक्यूम कर दिए तुमने, सी लेवल पे रखोगे तो ये 76 सेंटीमीटर हाइट तक आता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैंने मन से ये वैल्यू लिख दिया है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया ना? यस सर। देखो इस पे ये है कि
जो ट्यूब हम ले रहे थे ये ऐसा है, ठीक है, ये आपने मर्क्यूरी रख दिए इस पे, और मान लो एक ट्यूब को इन्वर्ट करके रख दिए इस पे, ये मरकरी ऊपर हाइट तक आ गया, ये h हाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अभी समझ गए? तो ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो P नॉट है, नीचे से जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर, यहाँ पे मर्क्यूरी का प्रेशर है। क्योंकि पॉइंट 1 पे आप कहीं से भी देखोगे, किसी भी डायरेक्शन से देखोगे, ऊपर के डायरेक्शन से देखोगे, नीचे के डायरेक्शन से देखोगे, इधर के डायरेक्शन से देखोगे, इधर के डायरेक्शन से देखोगे, पॉइंट 1 पे प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? एट फर्स्ट पॉइंट पे ऊपर से प्रेशर आ रहा P नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से जो प्रेशर आ रहा है वो मर्क्यूरी का प्रेशर है ना। सो देयरफॉर ये जो फर्स्ट पॉइंट का आप प्रेशर लिखोगे P1 इज इक्वल्स टू P नॉट लिखोगे। इस पॉइंट का प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब जो 2 पॉइंट है वो तो मरकरी के अंदर है, जो 2 पॉइंट है देखो, एट 2 पॉइंट पे ये सभी डायरेक्शन से प्रेशर एक जैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रेशर किसके कारण रहेगा, मर्क्यूरी के कारण रहेगा। तो अगर मैं सेम लाइन ले लूं, यहाँ पे ये पॉइंट 1 है और यहाँ पे ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी का जो प्रेशर आ रहा है तो P1 इज इक्वल टू P2 ड्यू टू मर्क्यूरी। अब P1 किसके बराबर है, P नॉट के बराबर है, इसलिए P2 की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, P नॉट के बराबर आएगी। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। यस सर। समझ गए अच्छे से कि डाउट है अभी भी कुछ? नो सर। हाँ, अब यहाँ पे P2 और P3 के बीच में देख, अब नाउ एट दिस पॉइंट इज 3 और दिस पॉइंट इज 2, वर्टिकल हाइट h है, तो यहाँ पर का प्रेशर क्या लिखोगे, P2 इज इक्वल टू P3 प्लस h रो g। हाँ या ना, जवाब देना। यस सर। लेकिन यहाँ पे आपने क्या क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, ये वैक्यूम है। तो वैक्यूम अगर है तो वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है, 0 होता है, ये कहलाता है टॉरिसेली वैक्यूम यहाँ पे, ठीक है, टॉरिसेली वैक्यूम। दिस इज पेज नंबर 3। तो यहाँ पे वैक्यूम है और वैक्यूम का प्रेशर अगर 0 है तो ये 0 प्लस h रो g, और P2 जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, P2 प्रेशर P नॉट के बराबर है। ये यहाँ पर से अभी क्लियर हो गया। P नॉट कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, h रो g। उसको इनडायरेक्टली किससे मेजर किए तुमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इनडायरेक्टली तुमने मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर हाइट के प्रेशर से मेजर किए। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, डायरेक्ट नहीं है। और क्वेश्चन पूछो तभी डाउट क्लियर होंगे, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, रुकूंगा, ठीक है। हमारा 1.25 घंटे की क्लास, हम 1.5 घंटे लेंगे, आगे भी लेंगे, ठीक है, लेकिन समझ में आना जरूरी है। तो आप पूछो, जब तक क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करोगे तब तक फिर नहीं आएगा, फिर है ना। तो पूछो, ये आपके वो आपका काम है भाई, पूछना, मेरा काम है बताना। अभी क्लियर हो गया कि अभी भी कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया कि डाउट है अभी भी कुछ? जो है वो प्रेशर पे दिख रहा है ना, क्या जो 76 हाइट आ रही है वो अपन वहाँ पे 760 समझ रहे, इसके लिए आ रही है। हाँ, वो मर्क्यूरी की हाइट आ रही है वो वहां पे। सर क्वेश्चन में दिया रहेंगे ना वैक्यूम? नहीं, क्वेश्चन में यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये आती है, ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इतनी हाइट आती है वहां पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है ये, मतलब ये नहीं है कि हम मन से लिख रहे हैं इसको, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब जो बैरोमीटर बनाते हैं तो आप एक बीकर ले लो, एक वैसल ले लो, उसमें मरकरी भर दो, एक ट्यूब लो जो एक एंड से खुली और दूसरे एंड से कैसी है, बंद है, ठीक है, समझ गया? हाँ सर।
और उसमें उसकी हवा को पूरा निकाल दो और फिर उसको इन्वर्ट करके डुबो दो, तो मरकरी क्या होता है, जो वैक्यूम ट्यूब रहती है उसमें मरकरी ऊपर तक चढ़ते जाता है। कितनी हाइट तक चढ़ के रुक जाता है? 76 तक चढ़ के रुक जाएगा। सर समझ अब गए? 11 क्लासरूम में क्या? क्या? हेलो सर। हाँ सर अगर मर्क्यूरी की जगह कुछ और होता तो? हाँ, मरकरी की जगह कुछ और होगा तो चीजें बदलेंगी, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा इसलिए 76 सेंटीमीटर आ रहा है। मरकरी की जगह तुम पानी ले लो, ठीक है, तो फिर कितनी हाइट आएगी? मरकरी की जगह मान लो तुम पानी ले लेते हो तो कितनी हाइट आएगी, अपन यही कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर हम मरकरी की जगह पे पानी ले लें, जैसे यहीं पे क्वेश्चन बना दूं मैं, इफ मरकरी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो देख पी नॉट तो इतना ही रहेगा, इक्वल्स टू एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो पी नॉट की वैल्यू फिक्स है 1.01 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू, ये एसआई सिस्टम पे है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम एंड पानी की डेंसिटी 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू भी 10 ले ले, तो यहाँ पे 3 और 1 4 और ये 5 है, तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा? यहाँ पे लगभग 10.1 मीटर आएगा हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो वाटर कॉलम की जो हाइट आएगी वो लगभग 10 मीटर आएगी। तो 10 मीटर की ट्यूब रखना कन्वीनियंट नहीं है, 1 मीटर की ट्यूब ठीक है, कन्वीनियंट है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी तुमने डॉक्टर के पास देखा होगा ना, जो ये क्या बोलते बीपी नापने वाली मशीन, देखा कि नहीं देखा? हाँ सर। यस सर। उसमें ऐसा वो करते जाता है, फिर उसमें देखो मरकरी का लेवल वो मेजर करता है ना? यस सर। तो मरकरी ऊपर जो ट्यूब में बढ़ते जाता है, वो ऊपर अंदर पे वैक्यूम रहता है, वहां पे जो ट्यूब रहती है, वैक्यूम एकदम परफेक्ट वैक्यूम नहीं होता, थोड़ा बहुत एयर रहती है उसमें, बट उसको वैक्यूम करते हैं। अगर वो मान लो एटमॉस्फेरिक एयर के बराबर या एयर भरी हुई है, जैसे यहाँ पे मान लो तुमने कुछ एयर भर दिए पहले से, तो ये जो P3 तुम लिख रहे थे जिसको 0 मान रहे थे, अगर ऑलरेडी यहाँ पे एयर है तो ये P3 की वैल्यू 0 नहीं आएगी ना, कुछ वैल्यू आएगी ना प्रेशर की। तो फिर ये जो हाइट है जो 76 सेंटीमीटर आ रही है, ये हाइट 76 सेंटीमीटर ना आके कुछ कम हो जाएगी। अभी समझ गए? हाँ सर। समझ गए? अगर इसी बैरोमीटर को उठा के तुम पहाड़ों पे ले जा दो, तो पहाड़ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, पहाड़ों पे प्रेशर की वैल्यू कम होती है। समझ गए? यस सर। तो हाइट कम आ जाएगी पहाड़ों पे, ये वाली जो हाइट है सी लेवल पे, ये जो है ना ये सी लेवल पे। दूसरा, अगर मैं यहां से होल कर दूं एक, क्या होगा बताओ जरा? अगर यहां से मैंने होल कर दिया क्या होगा, अभी बताओ? एटमॉस्फेरिक आएगा, यहां से भी एयर अंदर जाने लगेगी, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, इधर भी है। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गया कि भाई यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ गई। इसका मतलब मरकरी का लेवल इतनी हाइट तक आएगा ही नहीं, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा और ये लेवल बराबर हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए अब? हाँ समझ गए अभी? यस सर। हाँ, तो ये मरकरी का लेवल तभी यहाँ पे हाइट 76 सेंटीमीटर आएगा जब यहाँ पे वैक्यूम रहेगा। अगर तुम यहाँ पे होल कर दोगे तो ये लेवल नीचे गिर जाएगा, ये दोनों बराबर बराबर लाइन पे आ जाएंगे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब इसमें 1 टॉर मैंने कल बताया था, व्हाट इज 1 टॉर? 1 टॉर की डेफिनेशन मैंने बताया था, 1 टॉर इज pressure due to 1 mm of Hg कॉलम। 1 मिलीमीटर मरकरी कॉलम में जो प्रेशर आता है उसको 1 टॉर बोला जाता है। तो 1 टॉर का मतलब प्रेशर ड्यू टू 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये किसके बराबर है? आप कितना लिखोगे इसको? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना लिखोगे? 1 atmospheric pressure is 760 mm of Hg भी लिखा जाता है या 760 टॉर भी लिखा जाता है। तो लिखने के ये तरीके होते हैं ऐसे,
ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आइदर 760 mm ऑफ Hg लिखा जाएगा या 760 टॉर लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए? और हाँ सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। गोली खाऊंगा तो थोड़ी देर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्लियर हो गया कि डाउट है अभी भी कुछ इस पे? हेलो, अरे भाई कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, मिटा रहा हूं मैं अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अब है मैनोमीटर। सर नैनोमीटर बोले क्या? मैनोमीटर, मैनोमीटर। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, मैनोमीटर। मैनोमीटर, हाँ देखो मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर में एक ये इस तरह की ट्यूब लेते, रबर ट्यूब, सॉफ्ट रबर ट्यूब, इसमें हवा भरी रहती है। और फिर जो दूसरा एंड है, यहाँ पे एयर भरी होती, बट इट इज नॉट इन, दिस इज सॉफ्ट रबर ट्यूब या सॉफ्ट रबर बलून आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इस पे फिर मर्क्यूरी भरा होता है यहाँ पे दूसरे एंड पे। तो यहाँ पे जो है दिस इज इक्वल टू पी नॉट, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर पे है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है गैस का वो पी है मान लो। तो ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पर का, यहाँ पर पी गैस का प्रेशर कितना आएगा, पी रहेगा जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। लेकिन मरकरी का जो सेम लेवल है यहाँ पे 1 और 2 पे, इन दोनों जगह पे प्रेशर की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। 1 पे नीचे से मरकरी का प्रेशर और यहाँ पे 2 पे मरकरी का प्रेशर। ऊपर से यहाँ का एयर का प्रेशर और यहाँ पे 1 पे नीचे से मरकरी का प्रेशर कैसा आएगा, सेम आएगा। मतलब सिंस P1 इज इक्वल टू P2, बट P1 किसके बराबर है, बलून के अंदर का प्रेशर। दिस इज प्रेशर, प्रेशर इनसाइड बलून, एंड दिस P2, P2 को आप यहां से लिख दो तो P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी। आया ना, समझ गए? समझ गए कि नहीं? P2 को आप यहां से लिख दो, और ये क्या भरा होता है यहाँ पे, इसमें मैनोमीटर में मरकरी भरा रहता है इधर पे। तो यहाँ पर का जो प्रेशर है 2 का, दिस इज गिवन बाय P नॉट प्लस H रो जी। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। समझ गए? हाँ, अभी अगर मान लो हम इस जो सॉफ्ट रबर बलून है उसको ऐसी जगह पे ले गए जहां पे पानी के अंदर डुबो दिए मान लो अपन ने, तो जो सॉफ्ट रबर बलून है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा कि एक्सपांड होगा पानी के अंदर डुबोगे तो? कंप्रेस होना सर। कंप्रेस होगा तो अंदर की एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा, उसको जगह कम मिलेगी तो एयर का प्रेशर बढ़ेगा। एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो जो लाइन 1 है वो नीचे जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। ये इधर की जो राइट साइड की हाइट है वो ऊपर उठेगी, बढ़ेगी। हाँ तो फिर जो डिफरेंस अभी आ रहा था वो डिफरेंस चेंज हो जाएगा, हाइट चेंज हो जाएगी। तो कितनी हाइट चेंज हो रही है उसको मेजर कर लोगे,
तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली क्या कर लोगे, किसी जगह के एयर प्रेशर को मेजर कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं अपन, मैनोमीटर को किसी दूसरी जगह पे ले जाके रखते हैं, या फिर ऐसे कमरे पे ले जाके रख दिए आपने जहां पे एयर का प्रेशर कम है, या आप कहीं डेप्थ पे चले गए, आप है ना खदानों के अंदर चले गए, वहां पे एयर का प्रेशर कम है कि ज्यादा है उसको मेजर करना है। तो जो सॉफ्ट रबर बलून है वो या तो एक्सपांड होगा या कंप्रेस होगा। अगर कंप्रेस हो रहा मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है इधर से मेजर हो जाएगा, हाइट चेंज होगी। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो जो सॉफ्ट रबर बलून है वो क्या होगा आपका, एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा, है ना। इसके कारण हाइट भी क्या होगी, उससे डिक्रीज होगी। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं अपन ऐसा। और आप जैसे गाड़ियों पे हवा भरवाते हो या साइकिल पे हवा भरवाते हो, तो हवा चेक करने के लिए उनके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है ना, वो लगा के देखते, उसमें फिर बता देती कि हाँ कितने पास्कल एयर है या नहीं है। वो सर गाड़ी में रहता है वैसा। हाँ गाड़ी में रहता है, साइकिल में तो हाथ से टच करके, हाँ साइकिल में भी रहता है सर। साइकिल में भी रहता है, गाड़ी में रहता है, बट गाड़ी में ज्यादा चेक करते हैं, है ना, कि कितनी एयर है ना। तो उसमें भी सिंपल ये मैनोमीटर टाइप के डिवाइस होते हैं, बट वो डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, उनका प्रॉपर कैलिब्रेशन कर देते हैं और थोड़ी सी उसमें ऐसा टेक्निक यूज कर लेते हैं कि मरकरी बाहर गिरे ना, और फिर उसको आप मीटर से अटैच कर देते हो जिससे आप डायरेक्ट रीडिंग ले पाओ। तो वो हमारा अभी काम नहीं कि वो कैसे बनता है, हम तो सिर्फ प्रिंसिपल हम देख रहे हैं कि हाँ ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो। यस सर। चलो अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 5 पे स्क्रीनशॉट सर टाइम हो गया ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा फिर शाम को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी।